आज हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज की। सारे के सारे एमसीक्यूज एनसीईआरटी से हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो ये वीडियो मेनली बनाई जा रही एम्स पैरामेडिकल, जो स्टेट पैरामेडिकल के एग्ज़ाम होते हैं, और बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए। और वो एग्ज़ाम्स जिसमें क्या आती है, बायोलॉजी आती है एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी उन सारे एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि सारी एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज हैं आपको प्रोवाइड कराई जाए। तो पहला हम इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ये भी एनसीईआरटी के ही हैं। व्हाट इंक्रीजेस द यूज ऑफ फिजियोकेमिकल कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स। तो किससे भौतिक रासायनिक अवधारणाओं, फिजियोकेमिकल कॉन्सेप्ट भौतिक रासायनिक अवधारणाओं और तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा मिलता है। तो फॉरवर्ड अप्रोच से, रिडक्शनिस्ट अप्रोच से, बोथ से, नन ऑफ दिस। तो किससे मिलता है बढ़ावा? रिडक्शनिस्ट जो अप्रोच होती है उससे मिलता है। द मेजॉरिटी ऑफ फिजियोकेमिकल स्टडीज आर एम्प्लॉयड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अधिकांश भौतिक रासायनिक जो अध्ययन होते हैं, ज़्यादातर भौतिक रासायनिक जो अध्ययन होते हैं, ठीक है, किसके उपयोग के लिए यूज किए जाते हैं? टिश्यू मॉडल, सेल फ्री सिस्टम, बोथ, नन ऑफ दीज। तो ये दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, टिश्यू मॉडल के लिए और सेल फ्री कल्चर करने के लिए। हमें किसी टिश्यू का मॉडल तैयार करना है या सेल फ्री सिस्टम को तैयार करना है उसके लिए। व्हाट इज नाउ रियलाइज्ड टू रिवील द ट्रूथ अबाउट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और लिविंग फिनोमिना। तो ये क्या है? तो इसका मतलब क्या है? नाउ रियलाइज्ड, क्या सोचा जाता है या क्या माना जाता है? मतलब क्या माना जाता है या क्या सच्चाई है जो बताई जाती है अबाउट लिविंग प्रोसेसेस, जीवित घटनाओं के बारे में। प्योरली ऑर्गेनिज्मिक लेवल, प्योरली रिडक्शनिस्ट मॉलिक्यूलर अप्रोच, बोथ, नन ऑफ दीज। एक बार फिर से पढ़ते हैं। नाउ रियलाइज्ड, क्या माना जाता है, ठीक है। रिवील ट्रूथ अबाउट बायोलॉजिकल फिनोमिना, जीवित प्रक्रियाएं और घटनाओं के बारे में क्या सत्य है कि क्या माना जाता है। तो ये एक तो बात ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म के लेवल पे होती है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें एक सेल होना चाहिए लिविंग होने के लिए। और प्योरली रिडक्शनिस्ट अप्रोच मतलब जो मॉलिक्यूलर अप्रोच होती है उसको भी माना जाता है। तो ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है, ये भी ऑप्शन, तो बोथ ऑप्शन ठीक हो गया। व्हाई आर ऑल लिविंग फिनोमिना कंसीडर्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। तो क्यों सभी लिविंग फिनोमिना मतलब जीवित घटनाएं कंसीडर्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टी, उभरती हुई प्रॉपर्टीज, मतलब जितनी भी लिविंग जो संरचनाएं हैं उन्हें क्यों माना जाता है कि वो क्या है, एक उभरती हुई घटनाएं हैं। इंट्रैक्शन अमंग कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, डिफोलिएशन ऑफ ऑर्गन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओनली, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इंट्रैक्शन अमॉन्ग कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। जो एक सिस्टम होता है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे टिश्यू हैं, तो उनके बीच क्या है? इंट्रैक्शंस हैं, इंट्रोडक्शन का लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट द इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग फिनोमिना। तो इनमें से मतलब निम्नलिखित में से कितने ऐसे हैं जो जीवित जो जीव हैं, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित जीव है, ठीक है, उनकी जो इमर्जेंट उभरती हुई घटनाएं हैं उनके बारे में बताते हैं।
उनके बारे में बताते हैं या उनके बारे में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना योगदान देते हैं। पहला है रेगुलेटरी नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, तो ये बात ठीक लग रही है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, एक तरीके से उनका रेगुलेशन होता है। सुप्रा मॉलिकुलर असेंबलीज ऑफ सेल्स, सेल की सुप्रा मॉलिकुलर असेंबलीज होती है, टिश्यूज़ की और ऑर्गन्स की, ये भी होता है। पॉपुलेशंस और कम्युनिटीज, तो जो सेल्स होती हैं उनकी एक पॉपुलेशन भी होती है और उनकी एक कम्युनिटीज भी होती है। तो इसके मुझे तो चारों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, फिर भी आंसर देखते हैं। ऑल ऑफ दीज। देखो, अब तक आपने जो 5 क्वेश्चंस पढ़े हैं उनका कोई रिलेवेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए कराना पड़े। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन पढ़ लेने से कोई बुराई नहीं होती। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, जो इंट्रोडक्शन है हमारा डाइजेशन वाले चैप्टर है, उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। इंट्रोडक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी। तो हमारे फूड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाता है, जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, मिनरल्स एंड विटामिन। तो हमारे जो मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं इन्हें स्मॉल क्वांटिटी में लेना होता है, क्योंकि अगर इनकी अधिकता हो जाएगी तब भी डिजीज़ हो जाएगी, अगर इनकी कमी हो जाएगी तब भी डिजीज़ हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हम ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन्स मिनरल्स तो हम कम लेते हैं लेकिन प्रोटीन्स हम ज़्यादा लेते हैं, और प्रोटीन्स और लिपिड ये तो मतलब ज़्यादा ली ही जाती हैं। जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, इनकी कम रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ज़रूरी होते हैं फूड में हमारे, लेकिन माइन्यूट अमाउंट में लिए जाते हैं। Which of the following molecules can be used by us a source of energy। तो हमारी बॉडी में क्या ऐसा लिया जाता है, हमारे खाने में क्या ऐसा लिया जाता है जो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह वर्क करता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, फैट्स ओनली, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन। तो जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं अभी ऊपर हमने देखे थे, ये कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और जो हमारा क्या होता है, वाटर होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है, कैसे एक्सप्लेन करोगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफ्यूजिबल फूड, नहीं, एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन डाइजेशन नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी नहीं है। थ्रोइंग आउट द नॉन डिफ्यूजिबल फूड सब्सटेंस, नहीं, फूड जो नॉन डिफ्यूजिबल फूड सब्सटेंस है उनको बाहर निकाल देना, ये भी नहीं है। कन्वर्सन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कि जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं होता है, डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। तो इनको चेंज किया जाता है सिंपल फॉर्म में जो एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट चेंज होती है ग्लूकोज में, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन है पहला, डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज क्या है, तो व्हाट इज द डेंटल फार्मूला इन एडल्ट पर्सन। जो एडल्ट ह्यूमन होता है, एडल्ट पर्सन होता है, उसका जो डेंटल फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 21-23/21-23। तो देख लो कहाँ 21-23/21-23 होता है। व्हाट टाइप ऑफ टीथ डू वी हैव। तो हम किस टाइप के टीथ को रखते हैं, हमारे जो दांत होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। एक्रोडेंट, होमोडेंट, नहीं, एक्रोडेंट होमोडेंट नहीं होते हैं। होमोडेंट पॉलीफाइडोंट, नहीं। थीकोडेंट, डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट। तो इस टाइप के हमारे दांत होते हैं। थीकोडोंट का मतलब होता है जो जबड़ा होता है उसमें दांत धसे हुए होते हैं। डाइफाइडोंट का मतलब होता है दांत लाइफ में 2 बार निकलते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब होता है 4 डिफरेंट टाइप के दांत होते हैं।
व्हाट इज द फ्रेनुलम, तो एक स्ट्रक्चर होता है फ्रेनुलम, ये क्या होता है? तो फ्रेनुलम पता है क्या होता है? हमारी जो टंग होता है, हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, वो फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, फ्लोर मतलब जो फर्श है बक्कल कैविटी का, बक्कल कैविटी का जो फर्श है, जो टंग होती है बक्कल कैविटी के फर्श से अटैच होती है एक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे हम फ्रेनुलम कहते हैं। तो एडिनोइड प्रेजेंट ऑन द फेरेंजियल वॉल नहीं, टॉन्सिल्स नहीं होते हैं। एक फोल्ड होता है अटैचिंग द टंग टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, एक फोल्ड होता है जो अटैच करता है जीभ को फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी के फ्लोर पर। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ दैट हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। तो जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनकी एक हार्ड च्यूइंग सरफेस होती है, चबाने वाली एक सरफेस होती है जो हेल्प करती है फूड को कुतरने में, मैस्टिकेट करने में। उसे हम क्या कहते हैं? डेंटाइन, फ्रेनुलम, रूट, इनेमल। तो हार्ड च्यूइंग सरफेस होती है, उसे हम कहते हैं इनेमल। इनेमल कहते हैं जो फूड को कुतरने में हेल्प करती है, मैस्टिकेशन करने में हेल्प करती है। व्हाट इज द स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग। तो जो टंग होती है, जीभ होती है, उसके अपर सरफेस पर कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, उभार होते हैं। उनमें से कुछ में क्या होती हैं? टेस्ट बड पाई जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पैपली, टेस्टपोर, फ्रेनुलम, सल्कस टर्मिनलिस। तो उसे हम क्या कहते हैं? पैपली कहते हैं, पैपली कहते हैं। सल्कस टर्मिनलिस क्या होता है? जैसे ये हमारी टंग है, ठीक है, तो इसमें कुछ इस टाइप से बी शेप एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो डिवाइड करता है टंग को। ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, तो ये एक बी शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। व्हाट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन प्रोवाइड करता है? मतलब फूड और एयर दोनों एक ही पैसेज से पास करते हैं, गलट, ग्लॉटिस, लैरिंक्स, फेरिंक्स। तो जो हमारा फेरिंक्स होता है वो क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों चीजों के लिए। इनटू विच स्ट्रक्चर डू द ईसोफेगस एंड ट्रेकिया, जिसे बिंड पाइप कहते हैं हम, ओपन होती हैं। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें ईसोफेगस और ट्रेकिया दोनों ओपन होती हैं? तो दोनों, जैसे नीचे से ट्रेकिया आती है, ठीक है, और नीचे से ही ईसोफेगस आती है, तो ये दोनों ओपन होती हैं किसमें? फेरिंग्स में, दोनों फेरिंग्स में ओपन होती हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ थिन लॉन्ग ट्यूब। एक थिन लॉन्ग ट्यूब होती है जिसका क्या नाम है? जो एक्सटेंड होती है पोस्टीरियरली, मतलब पीछे की साइड एक्सटेंड होती है, पासिंग थ्रू नेक, थोरैक्स, डायाफ्राम एंड लीडिंग टू द स्टोमक। तो आगे की साइड क्या होती है? ट्रैकिया होती है, और पीछे की साइड क्या होती है? ईसोफेगस होती है। ईसोफेगस क्या होती है? हमारी पोस्टीरियरली लोकेटेड होती है, जो पास करती है थ्रू नेक से, थोरैक्स से, डायाफ्राम से, और ओपन होती है स्टोमक में, स्टोमक में ओपन होती है। तो क्या होती है? हमारी ईसोफेगस होती है। ये जो एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं, इन एमसीक्यूज का एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब एनसीईआरटी की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जहाँ से आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं और कॉन्सेप्ट आपका बन जाए, तो हम वो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने अभी एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप देखोगे तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का एक लेक्चर मिलेगा, उसमें जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं थ्योरी में, ये सारे क्वेश्चंस हमने पढ़ाए हैं, थ्योरी में सारे क्वेश्चंस हमने पढ़ाए हैं। अगर आप एक बार वो लेक्चर देख लोगे तो ये क्वेश्चंस आप देखकर सिर्फ आंसर ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस क्वेश्चन पढ़कर आप आंसर लगा दोगे। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो पहले वीडियो देखिए वो, जिसमें हमने बताया है आपको। अभी उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 1 डाला गया है चैनल पर, अभी पार्ट 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसी सो ऑन पार्ट आते रहेंगे, और आप वो देखिए। उसके बाद अगर आप ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओगे तो 100% आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर 100 क्वेश्चंस हम कराएंगे तो 100 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 2-4 हार्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 95 से ऊपर क्वेश्चंस आप सिर्फ लेक्चर देखकर अटेम्प्ट कर पाओगे। और आप लेक्चर देखना और फिर उसके बाद ये वीडियो देखना, तो आप क्वेश्चंस पढ़कर आंसर को सॉल्व करोगे। व्हाट इज द शेप ऑफ आवर स्टोमक। हमारा जो स्टोमक होता है उसका शेप क्या होता है?
तो हमारा जो स्टोमक होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये किस टाइप का होता है, एक जे से बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जे से बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। व्हाट इज द मस्कुलर स्फिंक्टर रेगुलेटिंग द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टोमक। तो एक मस्कुलर स्फिंक्टर पाया जाता है जो रेगुलेट करता है ईसोफेगस को स्टोमक में ओपन होने के लिए, कुछ इस टाइप से। ये हमारा क्या हो गया, जे शेप हमारा क्या हो गया, स्टोमक हो गया। ये हमारी ईसोफेगस हो गई, ईसोफेगस हो गई। यहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जो ईसोफेगस की ओपनिंग स्टोमक में क्या करता है, रेगुलेट करता है, इस ओपनिंग को रेगुलेट करता है। तो ये स्फिंक्टर क्या होता है, इस स्फिंक्टर का नाम होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। मतलब गैस्ट्रो वर्ड पेट से आया है, ईसोफेजियल वर्ड ईसोफेगस से आता है, तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये पोर्शन क्या होता है, हार्ट के पास होता है, इसीलिए इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच में, इसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो हमारा कौन सा होता है, यहाँ पर कौन सा होता है, हमारा होता है कार्डियक स्फिंक्टर होता है। व्हाट इज द कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर क्या है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, पाइलोरिक, गैस्ट्रो ड्यूडेनल स्फिंक्टर और नन। तो हमारा कार्डियक स्फिंक्टर क्या है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसे हम और क्या कह सकते हैं, गैस्ट्रो ड्यूडेनल स्फिंक्टर, मतलब स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में है ये। वेयर इज द स्टोमक लोकेटेड। तो जो हमारा स्टोमक होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, स्टोमक कहाँ लोकेटेड होता है। तो राइट ऑर्थोरेसिक, ठीक है, लेफ्ट एब्डोमिनल, राइट एब्डोमिनल, लेफ्ट थोरेसिक। तो जो हमारा स्टोमक होता है वो लेफ्ट साइड लोकेटेड होता है, तो राइट वाले ऑप्शन तो कट कर दो। और ये हमारा क्या होता है, थोरेसिक रीजन में नहीं होता है, ये हमारा जो होता है थोरेसिक रीजन में नहीं होता है, ये एब्डोमिनल रीजन में होता है, एब्डोमिन में होता है। व्हाट इज द नैरो डिस्टल पार्ट ऑफ स्टोमक लीडिंग टू द इंटेस्टाइन कॉल्ड। तो जो स्टोमक होता है, ये डायग्राम है, तो जो स्टोमक होता है उसका जो नैरो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है जो ड्यूडेनम में ओपन होता है, ड्यूडेनम में ओपन होता है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, फंडस पार्ट और नन। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। और इसके नीचे क्या पाया जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। व्हाट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्टोमक। तो जो स्टोमक होता है उसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ठीक है, इन विच द ईसोफेगस ओपन कॉल्ड। तो ये वाला पार्ट जो स्टोमक होता है इसका प्रॉक्सिमल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जिसमें क्या है, ईसोफेगस ओपन हो रही है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, किस पार्ट में ईसोफेगस ओपन होती है, ठीक है। कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, फंडस पार्ट, नन। तो कौन सा पार्ट होता है, ये हमारा पार्ट होता है, कौन सा हमारा, जो हमारा होता है कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट में ही ईसोफेगस क्या होती है, हमारी ओपन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टोमक। इनमें से कौन सा स्टोमक का पार्ट नहीं है, सीकम, पाइलोरिक और हमारा फंडस, कार्डियक। तो हमारा जो सीकम होता है ये किसका पार्ट है, ये हमारा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 पार्ट। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो डिस्टिंग्विश होती है 3 पार्ट में, या 3 पार्ट उसमें पाए जाते हैं। एक सी शेप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सी शेप जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ड्यूडेनम, उसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। अलॉन्ग विद क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन, एक क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम के बाद क्या आता है हमारा, जो क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन होता है उसे हम जिजनम कहते हैं। एक हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। तो हमारा क्या है, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। व्हाट गार्ड द ओपनिंग ऑफ स्टोमक इनटू द ड्यूडेनम। तो जो स्टोमक होता है, ठीक है, स्टोमक की ओपनिंग जब ड्यूडेनम में होती है तो कौन उसे गार्ड करता है, या वहां पर कौन सा स्फिंक्टर पाया जाता है, कार्डियक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ बोयडेन, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई और पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो कौन सा होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है।
व्हाट इज द इलियम? तो इलियम क्या है? इलियम क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ड्यूडेनम होता है। लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हाँ ये बात कुछ ठीक लग रही है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट होता है जिजनम और लास्ट पार्ट होता है इलियम। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक लग रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिडिल पार्ट होता है वो क्या होता है? जिजनम होता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है सीकम। Which of the following parts of the small intestine opens into large intestine? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है पहला ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम, और जो इलियम होती है वो ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन की किसमें? सीकम, कॉलन, रेक्टम। तो किसमें ओपन होती है? सीकम में ओपन होती है। किसमें? सीकम। फिर से एक बार पढ़ लें, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा सीकम तो एक ब्लाइंड सैक होता है। कॉलन, ये ऑप्शन हमारे ठीक लग रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, ड्यूडेनम, इलियम। देखो ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो हमारा कोलन बचता है। तो सीकम में यहाँ ओपनिंग ना दिखाकर ओपनिंग दिखाई गई है कोलन में। कोलन में नहीं, इलियम आंसर दिया है। Which of the following parts of small intestine opens into the large intestine? सॉरी, इसमें पढ़ने में दिक्कत हो गई। फिर से पढ़ते हैं, इलियम आंसर ठीक है। देखो पढ़ते हैं, Which part of small intestine? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट जो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? तो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो हम पढ़ रहे थे ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम, तो इलियम वाला पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो इलियम, और इलियम किस में ओपन होती है? वो ओपन होती है सीकम में। सीकम में ओपन होती है, इसीलिए मैं आंसर सीकम बता रहा था। Which of the following not a part of large intestine? तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। इलियम भाई, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। सीकम, कॉलन, रेक्टम तीनों क्या होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। द सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक। जो सीकम होता है वो स्मॉल होता है, एक ब्लाइंड सैक होता है, ठीक है। दैट होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या होते हैं? कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फ्रॉम इट स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, स्मॉल फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन अराइसिस। इससे क्या होता है? एक स्मॉल फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है जिसका अपना कोई फंक्शन नहीं है, अपना कोई फंक्शन नहीं। उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? उस ऑर्गन को हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। सीकम ओपन्स इनटू विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो जो सीकम होती है वो किस में ओपन होती है? तो सीकम ओपन होती है कॉलन में। सीकम, कॉलन, रेक्टम। तो सीकम किस में ओपन होती है? सीकम ओपन होती है कॉलन में। Which of the following organs has 3 पार्ट? किस ऑर्गन के 3 पार्ट्स होते हैं? असेंडिंग, ट्रांसवर्ट एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग, ट्रांसवर्ट, डिसेंडिंग। कॉलन, सीकम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो किसके 3 पार्ट होते हैं? वो होते हैं कोलन के। वैसे तो 4 पार्ट होते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है उसमें एक सिग्मॉइड कोलन को भी दिखाया गया है। सिग्मॉइड कोलन चौथा पार्ट दिखाया गया है, लेकिन जो थ्योरी में लिखा गया है, थ्योरी में 3 पार्ट्स लिखे गए हैं और डायग्राम में 4 पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो होते 4 पार्ट्स हैं, लेकिन थ्योरी में 3 पार्ट्स लिखे हैं। जो कोलन होती है वो एक असेंडिंग होती है, एक ट्रांसवर्ट होती है, एक डिसेंडिंग होती है, इसके बाद एक सिग्मॉइड कोलन होती है। Which of the following sequence is correct? कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कोलन, कोलन का डिसेंडिंग पार्ट, रेक्टम, एनस, ये बात कुछ ठीक लग रही। स्टोमक से जिजनम में नहीं, स्टोमक से ड्यूडेनम में ओपन होता है, ठीक है। इलियम से कोलन नहीं, इलियम सीकम में ओपन होती है, फिर कोलन में होती है। कोलन, एनस नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। जो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कोलन होता है वो ओपन होता है रेक्टम में, और रेक्टम ओपन होता है किस में? रेक्टम ओपन होता है हमारा एनस में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ये एनाटॉमिकल रीजन्स ऑफ स्टोमक है, हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेवल ही कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? ईसोफेगस है, ठीक है। ईसोफेगस है, ईसोफेगस है, ठीक है। ये हमारा
फंडस वाला पोर्शन है, ठीक है। ये हमारा कार्डियक है, ये हमारा बॉडी है, ठीक है। ये हमारा पाइलोरिक है, पाइलोरिक, और ये हमारा डेडिनम है, ठीक है, डेडिनम। तो हमने सारे पार्ट कर लिए। बी हमारा फंडस है, हाँ बी ठीक है, फंडस है। सी हमारा कार्डियक है, सी कार्डियक है। डी हमारा बॉडी है, ई हमारा पाइलोरिक है, हाँ ए ऑप्शन ही हमें मिल गया, ठीक है, पढ़ लेते। बी कार्डियक नहीं है, बी फंडस है, सी कार्डियक है, डी पाइलोरिक है, नहीं, डी वाला बॉडी है। फंडस बी है, सी बॉडी है, नहीं, हमारा ए ऑप्शन ठीक है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम पासिस ईसोफेगस टू रेक्टम पजेसिस क्या है, 4 लेयर, सीक्वेंस ऑफ दीज लेयर। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, उसमें 4 लेयर होती हैं, उसमें 4 लेयर होती हैं। तो उन 4 लेयर का सीक्वेंस क्या है? तो उन 4 लेयर में सबसे बाहर होती है सिरोसा, उसके बाद होती है मस्कुलैरिस, उसके बाद सबम्यूकोसा, उसके बाद होती है म्यूकोसा। तो सबसे बाहर सिरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। तो देखो सिरोसा, सिरोसा, मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस, म्यूकोसा, म्यूकोसा, नहीं ये सब म्यूकोसा है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाए, नहीं ये गलत हो जाएगा हमारा, ये ठीक हो जाएगा, सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। आज का लास्ट क्वेश्चन, हम 35 क्वेश्चन ही आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स थी ये उसका डायग्राम है, ठीक है, जो लेयर्स थी उसका ये डायग्राम है, उसका डायग्राम है, ठीक है, उसका डायग्राम है। अब हम देखते हैं ए जी डी ई, ए जी डी ई क्या है। तो ए क्या है हमारा, ए हमारा क्या है, सिरोसा है, ए हमारा सिरोसा है। ए सिरोसा के बाद बी हमारा क्या है, मस्कुलैरिस है, ठीक है, नहीं ये हमारा जी हमारा क्या है, मस्कुलैरिस है, मस्कुलैरिस। हमारा जो डी है, सिरोसा मस्कुलैरिस, जो डी वाली इसके अंदर जो लेयर है वो क्या है, सबम्यूकोसा है, सबम्यूकोसा है। और हमारी जो ई है वो क्या है, म्यूकोसा है, और जो एफ है वो क्या है, ल्यूमन है, ल्यूमन है। तो हमने पहचान ली। तो हमारी ए क्या है, सिरोसा है, जी क्या है, मस्कुलैरिस है, डी क्या है, सबम्यूकोसा है, डी क्या है, सबम्यूकोसा, ई क्या है हमारा, म्यूकोसा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हम 36 क्वेश्चन से आगे बात करेंगे। आज पहली वीडियो है, छोटी वीडियो बनाई है, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर कराए जाएँ, ठीक है, लेक्चर में कवर कराए जाएँ, और आपके जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बेस्ड वो कराए जाएँ। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो ये क्वेश्चंस अगर आप लगाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप पर सॉल्व होंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं जो नीट का एग्जाम होता है, ठीक है, नीट का एग्जाम होता है, यही क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में भी यही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप पैरामेडिकल की प्रिपरेशन जरूर कर रहे हो, लेकिन आप क्वेश्चंस नीट वालों के लगा रहे हो, क्योंकि मैं जो सिलेबस करा रहा हूँ वो नीट लेवल का करा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस शॉर्ट में करा रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं करा रहा हूँ, शॉर्ट में कराकर नीट का ही सिलेबस और नीट लेवल के ही क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।